और इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है तो वो बहुत हाई होगी, पेनिट्रेशन पावर इसकी हाई होती है ड्यू टू न्यूट्रल नेचर। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है इसकी। फिर इसको जो है तो आपको पता है कि 1895 में रॉयंजन ने एक्सीडेंटली जो है तो डिस्कवर किया, रॉयंजन ने इसको एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। ठीक है, और जब इसको डिस्कवर किया तो इसके साथ कुछ जनरल बातें अटैच रही, और वो जनरल बातें क्या थी वो यहाँ पे आपके लिए एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं। और वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि वहाँ पे जो इनके लिए जो पहला पॉइंट है कि जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दिया था तो वो था रॉयंजन मेथड में राउंड अबाउट 30,000 से 50,000 वोल्ट। ठीक है, और इसमें जो इन्होंने एनोड लिया था तो वो एनोड भी इन्होंने एक कुछ प्रॉपर्टीज वाला लिया, क्योंकि चूंकि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पास कर रहे थे एक्सेलरेटिंग, तो ये जो एनोड होता है ईटा में आ सकता है कि एनोड जो है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होना चाहिए, जो ज्यादा गर्मी की शिद्दत की वजह से पिघल न सके, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट उसका होना चाहिए। और दूसरा एनोड की हाई हीट कैपेसिटी, मतलब इस तरह भी हम कह सकते हैं कि हाई हीट कैपेसिटी जो है तो उसके लिए इन दो फैक्टर्स को देखना चाहिए। द एनोड टेकन इन द रॉयंजन मेथड डिस्चार्ज ट्यूब has the two characteristic having high melting point and high heat capacity। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट निकले, और वो पॉइंट ये था कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू से जाहिर करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड के। जेड का मतलब हुआ ये एनोड मटेरियल के लिए ये स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, जो एनोड मटेरियल लेयर जा रहा है तो उसमें जो जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है एक्स रे की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। मोजले लॉ में भी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका जो वेव लेंथ है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। ठीक है, तो जेड जितना कम, ठीक है, तो ये भी इसके लिए, ये भी यहाँ पर किसके लिए हुआ, एनोड मटेरियल के लिए। ठीक है, तो ये एनोड मटेरियल के साथ रिलेटेड चंद इम्पोर्टेंट बातें जो जरूरी हैं। इसके बाद एक एमसीक्यूज यहाँ पे अराइज हो जाता है। इस जो नॉलेज हमने शेयर किया है इस बुनियाद पे यहाँ पे एक एमसीक्यूज आ जाता है, और वो एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज हमारे पास है कि which one produce X-ray increased energy, frequency and wave number? Which one produce X-ray with maximum, increased भी कह सकते हैं, maximum भी कह सकते हैं, maximum energy, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। ठीक है, इस तरह से जो है तो ये हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ए जो निकला तो वो है जिंक 30, बी जो निकला तो वो है पोटाशियम 19, सी जो निकला कॉपर 29, और डी जो निकला आयरन 36। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है तो इसमें ऑप्शन है। तो अभी इसके लिए तो आपको, अभी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, और फिर भी मैं यहाँ पे सोल्यूशन में आपको डिस्कस कर दूंगा। सोल्यूशन में भी ये आपके पास ये ट्रिक आ जाएगा, और वो ये है कि हमारे पास जो एनर्जी हो, फ्रीक्वेंसी हो या वेव नंबर हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड के।
अभी इससे पहले हमने पढ़ा भी, हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी का पढ़ा, ठीक है। तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जेड ज्यादा करने से तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसका वेव नंबर भी ज्यादा होगा। तो अगर इसमें देखें तो एटॉमिक नंबर जो है तो 30 जो है तो सबसे ज्यादा पड़ रहा है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए जो है तो इसकी हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, जिंक से निकलेगा, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर इसका मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसके बाद एक और एमसीक्यू यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्स रेज पे। हम जरा यहाँ पे बातें करते हैं। हमारे पास है टाइप्स ऑफ एक्स रेज। तो टाइप्स ऑफ एक्स रेज जो हैं तो हमारे पास सीरीज होती हैं। तो हम कहते हैं कि एक हमारे पास है के सीरीज है, दूसरी हमारे पास है एल सीरीज है, और तीसरी हमारे पास है एम सीरीज है, और इस तरह सो ऑन, ठीक है। क्यों हम ये पढ़ाते हैं? क्योंकि जर्नल तो हमारे बुक में सिर्फ के सीरीज को फोकस किया गया है, लेकिन हम इस तरह कर लेंगे कि कुछ जनरल एल और एम सीरीज पिछले एक एमसीक्यूज में मैं देख चुका हूँ कि एल और एम सीरीज का भी जिक्र बीच में है, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि के एल और एम सीरीज पे भी थोड़ी बहस की जाए। अगर हम यहाँ पे कोई एटम लेट से बनाते हैं तो ये हमारे पास उसका एक शेल हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह ये पांचवा और सो ऑन, ये छठा लेट से। क्लियर है? तो हमारे पास जो पहला वाला शेल है ये के है, ये एल एम एन ओ, इस तरह हमारे पास शेल है। अभी जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है वो तो वैकेंट पोजीशन होती है। तो अगर ये लेट्स से हमारे पास गिर रहा है एल शेल से के में, यानी खाली जगह के में होती है, तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स रे निकलेगी, यहाँ से जो हमारे पास एक्स रे निकलेगी, तो इसको हम कहते हैं के अल्फा कहते हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट्स को पता भी होगा, लेकिन अगर एम शेल से गिर रहा है के में, तो यहाँ से जो एक्स रे निकलेगी तो इसको हम कहते हैं के बीटा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं के बीटा, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज ये एन शेल से के में गिर रहा है, तो यहाँ से इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? शाबाश, इसको हम कहते हैं के गामा, ठीक है। तो ये हमारे पास के सीरीज में तीन एक्स रेज की टाइप्स हुई, के अल्फा, के बीटा और के गामा। और के अल्फा, बीटा और गामा कैसे जनरेट हुई? जब वैकेंट पोजीशन के शेल हो और हायर एल एम एन हो, तो इस तरह ये हमारे पास तीन एक्स रेज जो है तो हुई हैं। लेकिन अगर कहानी दूसरी तरह हो कि लेट सपोज यहाँ से एम शेल से एम, यहाँ से एम शेल है, यहाँ से एम शेल है और एम से एल में गिर रहा है, या एन से एल में गिर रहा है, या ओ से एल में गिर रहा है, तो इसको हम फिर एज अ होल कहते हैं एल सीरीज। और एल में भी फिर हमारे पास तीन हुए, कौन कौन सा? एल अल्फा, एल बीटा और एल गैमा। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये एल सीरीज, के सीरीज के में गिरता है और एल सीरीज एल में इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरेंगे और इससे एक्स रेज निकलेंगी। इस तरह एम एन एटसेट्रा हम आप जा सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये होता है, अक्सर स्टूडेंट इस एमसीक्यूज में जरा थोड़ा डिफिकल्टी फील करते हैं कि हमारे पास अगर के सीरीज है ठीक है, एल सीरीज है या एम सीरीज है, तो इसमें हमारे पास जो होगा तो एनर्जी जो है तो किसकी, इन तीन सीरीज में एनर्जी जो है तो वो किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो यहाँ पे इसका एक बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक मौजूद है कि के एल और एम सीरीज में हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा, या मैं इस तरह भी कह सकता हूँ, ऐसे भी आ सकता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ठीक है, इस तरह भी आ सकता है। तो इसके लिए ये तरीकाकार है
क्वेश्चन की फॉर्म में हम लिख लेंगे कि विच सीरीज हैव मैक्सिमम एनर्जी, या फ्रीक्वेंसी आ सकता है, या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी। तो ऑप्शंस हमारे पास कौन से हुए, शाबाश। एक हुआ के सीरीज, बी हुआ एल सीरीज, या सी हुआ एम सीरीज, या डी हुआ ऑल। ठीक है, ऑल हैव सेम एनर्जी। तो इसमें फिर आप क्या टिक करेंगे, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप ऐसे करें कि इस तस्वीर को गौर से देखें जो मैंने बनाई हुई है। इसमें इलेक्ट्रॉन नियर टू द न्यूक्लियस किसके गिरा है। तो देखिए, अगर के में यहां पे इलेक्ट्रॉन गिरे हैं और एल में यहां गिरे हैं, तो नियर टू द न्यूक्लियस तो के सीरीज के गिर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फॉल नियर तो के सीरीज जो है, तो हम तो कह रहे थे कि किसकी ट्रिक क्या थे कि इलेक्ट्रॉन फॉल नियर टू न्यूक्लियस। तो जो नियर टू द न्यूक्लियस गिरेगा तो उसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इसलिए ऑर्डर में लिख लें कि के सीरीज सबसे ज्यादा, फिर एल और फिर एम, क्योंकि के जो है तो नियर टू द न्यूक्लियस है, तो लिहाजा हमारे पास इसमें ऑप्शन ए जो है तो करेक्ट है। तो जो मेरे साथ एग्री हैं हाथ उठाएं, जो समझ चुके हैं रेज योर हैंड्स प्लीज। वेरी गुड। आप जो है तो इसी तरह इस पॉइंट को देखें कि अगर डिफरेंट सीरीज की बात हो रही है तो उसमें आपने इसको टिक करना, ठीक है। लेकिन इसमें एक जब सीरीज आता है तो अभी इसमें एक ही सीरीज के अंदर फिर अगर जब हम बात कर रहे होंगे तो वो कैसे कर रहे होंगे, वो नेक्स्ट पेज पे एक और एमसीक्यूज में आपके साथ डिस्कस करूं कि विच हैज maximum frequency, which one या which has maximum frequency। तो ए हमारे पास है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है तो किसकी है, तो ए मेरे पास क्या निकल रही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, शाबाश। यहाँ पे आ जाता है के अल्फा, बी आ जाता है के बीटा, सी आ जाता है के गामा, और डी आता है कि ऑल हैव सेम, सबकी सेम। तो अभी डिफरेंट सीरीज नहीं आई, बल्कि एक ही सीरीज में आपसे पूछ रहे हैं कि किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो इसके लिए आप जरा पिछले पेज पे जाएं, तो फिर ये नियर टू द न्यूक्लियस तो डिपेंड पे नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर देखें तो सारे नियर टू द न्यूक्लियस गिर रहे हैं, सबका के रीजन है। तो फिर इसके लिए जो फैक्टर होगा तो वो आप गैप देखें, यहाँ पे देखें कि अल्फा में इतना है डिस्टेंस, ये के बीटा में है और ये के गामा में। तो के गामा में जो है तो बहुत दूर से गिर रहा है, तो डिस्टेंस को देखना होगा, जिसका डिस्टेंस मैक्सिमम है तो उसमें आपने टिक करना है। तो लिहाजा इसमें के गामा है। तो जो समझ चुके और मेरे साथ एग्री है वो हाथ उठाएं। इफ यू आर एग्री विद मी रेज योर हैंड्स। बिल्कुल ये क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, के एक्सरेज में अगर आएंगे तो ये डिफरेंट सीरीज के दरमियान अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी का पूछ रहा होगा तो वो उसका ट्रिक भी मैंने बता दिया। लेकिन अगर सेम सीरीज में पूछ रहा है तो फिर आप देखना है, क्योंकि उधर तो पोजीशन नियर टू द न्यूक्लियस सारे एक ही पोजीशन पे गिर रहे हैं, फिर उसका डिस्टेंस जिसका मैक्सिमम होगा, जहां दूर से गिर रहा है तो उसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हमारे पास कंसिडर होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और एमसीक्यूज पॉइंट आप नोट कर लें, और वो हमारे पास है कि वेवलेंथ ऑर्डर ऑफ के सीरीज, वेवलेंथ ऑर्डर ऑफ के सीरीज। के सीरीज में जो है तो वेवलेंथ का जो ऑर्डर है तो वो क्या होगा,
के सीरीज में जो वेवलेंथ का ऑर्डर होगा तो वो क्या होगा, तो जनाब के सीरीज में वेवलेंथ का जो ऑर्डर होगा तो आपको खुद ही पता है कि के अल्फा जो है तो सबसे ज्यादा उसका वेवलेंथ होगा। वजह क्या होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उनकी सबसे कम होती है, डिस्टेंस कम होती है, लेकिन वेवलेंथ तो इनवर्सली तो ये ज्यादा होगा। तो ये के अल्फा, ये के बीटा और ये के गामा। एक अपने साथ ये वाला ट्रिक भी याद रखें। एक और एमसीक्यूज जो है तो मैं लिख लूंगा और इस तरह हम लिख लेंगे एनर्जी ऑर्डर। तो बस एनर्जी ऑर्डर ऑफ के सीरीज आपके बुक के साथ रिलेटेड टर्म है, इसलिए इसको हम लिख लेंगे। तो एनर्जी में शाबाश किसका ज्यादा आता है, तो इसमें के गामा आएगा, फिर के बीटा आता है और फिर आखिर में के अल्फा आता है। ठीक है, ये हमारे पास ये ऑर्डर्स हुए, ठीक है ना। तो ये आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जनरल बातें के एल डिफरेंट सीरीज और सेम सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी के ऑर्डर्स के साथ, ये वेव नंबर के साथ रिलेटेड बातें थी। अभी इसमें हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हमारे पास एक्सरे में होगा मोजलेज लॉ, मोजले का कानून। तो मोजले लॉ जो है तो वो हमें बुनियादी तौर पे एक इक्वेशन देता है, वो कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। इज इट क्लियर। तो ये आपके पास मोजले का एक कानून है, मोजले का एक लॉ है। मोजले के लॉ में अगर आप देखें, मोजले के लॉ में अगर आप देखें तो आपको बी नजर आ रहा है। ये बी जो है इसको मैं कहता हूं ये मेरे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, ये मेरे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। और के सीरीज के लिए इसकी वैल्यू B1 के बराबर होगी, लेकिन अगर मैं L सीरीज लूं तो इसके लिए B की वैल्यू 6.4 होगी। और अगर इस तरह M सीरीज की तरफ जाऊं तो मैंने फिर भी आपको कहा कि ये M और ये तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जर्नल है कि जितना हम ऊपर जाते हैं KLM सीरीज तो B की वैल्यू और भी ज्यादा होगी, यानी 6.4 से भी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ये एक पॉइंट अपने साथ आप नोट कर लें बी के साथ रिलेटेड, ये भी आपको एमसीक्यूज पॉइंट में आ सकता है कि एज वी गो हायर के एल एम एन सीरीज जो की तरफ जाते हैं तो बी की वैल्यू स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है तो वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो जब ये भी पढ़ लें तो फिर हमारे पास जनरल जो है तो इक्वेशन एक दो चीजें और हैं, वो अपने साथ आप याद कर लें और वो यहाँ पे मैं आपको नोट में पढ़ा दूंगा और वहां पे फिर इसके साथ जरा एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। और वो नोट पॉइंट जो है तो वो हमारे पास हैं कि बी जो है बी के बारे में बात हो रही है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये याद रखें कि जितना एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका मतलब है कि बी की वैल्यू कम है। तो हाँ ना यार, देखो ना के में बी की वैल्यू कम होती है तो इसलिए के की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लेकिन फिर एल सीरीज की बी जो है बढ़ गई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इससे पहले भी मैंने नियर टू द न्यूक्लियस वाला बात कर, तो जो इस बात पे समझ चुका है हाथ उठाएं, शाबाश, रेज योर हैंड्स। ये बी का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, एक ये पॉइंट याद कर लें। फिर दूसरे पॉइंट की तरफ आए कि बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेव लेंथ के साथ। जबरदस्त, ये भी इसको अगर आप सोचें तो आप समझ जाएंगे। इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है तो वो है हमने डिस्कस कर भी लिया लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे फॉर जनरल नॉलेज की याद हो कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। यानी इसी पॉइंट को हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर पढ़े तो ये भी बी के इनवर्सली, यानी वो दोनों सेम ही पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है तो क्या हुआ, ये हमारे पास जनरल कुछ रिलेशन बी का फ्रीक्वेंसी के साथ और बी का वेवलेंथ के साथ जो है तो ताल्लुक को मैंने शो किया और फ्रीक्वेंसी का वेव नंबर के साथ एटॉमिक नंबर के साथ जो है तो शो किया। ठीक है, अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप एमसीक्यूज को देखें। क्वेश्चन ये है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे विल बी हाई फॉर, इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज
will be high for तो इसके लिए भी एक रिलेशन है जो कि मैं आपके लिए यहाँ पे बना दूंगा कि B is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ये भी एक शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये भी आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन के निकालने में। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे विल बी हाई फॉर अभी देखें ऑप्शंस क्या है। ए ऑप्शन में कह रहे हैं कि B इज इक्वल टू 3 और Z इज इक्वल टू 39, ठीक है। B इज इक्वल टू बी ऑप्शन जो है तो B इक्वल टू 1 और Z इज इक्वल टू बस 0 कर लें, ठीक है, 10 कर ले, चलो ठीक है। ये C इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 2 हो गया स्क्रीनिंग कांस्टेंट और Z इज इक्वल टू 94। इज इट क्लियर? तो ये अगर आप देखें तो हमने कहा है कि इंटेंसिटी का ताल्लुक जो है तो B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसकी B की वैल्यू ज्यादा होगी उसका जो है, तो अभी आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर भी दिए हैं, ये आपको कंफ्यूजन के लिए दिए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ B है तो B का वैल्यू A में ज्यादा है तो इसलिए इसकी इंटेंसिटी इस एक्सरेस की ज्यादा होगी, ठीक है। इस तरह एक और एमसीक्यूज यहाँ पे बहुत जबरदस्त सा आ रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। और वो एमसीक्यूज है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज डिपेंड अपॉन, फ्रीक्वेंसी जो है तो वो डिपेंड करती है ए एटॉमिक नंबर पे, बी वोल्टेज पर, सी स्क्रीनिंग इफेक्ट, सॉरी स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं यार, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या डी ऑल। तो ये भी आप मुझे बताएंगे, शाबाश। ए के साथ कोई एग्री है तो हाथ उठाएं। बी के साथ कोई स्क्रीनिंग कांस्टेंट का पढ़ा है, तो लिहाजा डी के साथ जो एग्री हैं हाथ उठाएं। द स्टूडेंट्स हु आर एग्री विद डी रेज योर हैंड्स, ठीक है। ओके, ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर है? यहाँ पे एक और एमसीक्यूज जो है तो हम डिस्कस कर रहे हैं और वो है वो हमारे पास है कि द गैस इनसाइड द ट्यूब ionize अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे सिर्फ ये पूछना है कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते? मतलब जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। हेलो, ये इंटेंसिटी वो वाली इंटेंसिटी नहीं है, इंटेंसिटी की यहाँ डिफिनीशन है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अच्छा, यस सर। अभी इसके ठीक है तनाजुर में जरा सोचे तो आपको पता चले, ठीक है। ओके, सर। अच्छा, द गैस आयनाइज द, ठीक है, द गैस आयनाइज इनसाइड द ट्यूब आयनाइज, अच्छा, द गैस इनसाइड द ट्यूब आयनाइज during
एक्स रेज एक्सपेरिमेंट, एक्स रेज में जो गैस आयनाइज होती है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? ए कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, बी लो वोल्टेज, सी हाई वोल्टेज, या डी ऑल। तो इसमें हमारे पास हाई वोल्टेज है तो ये हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी एक्स रेस के साथ रिलेटेड, बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट के साथ, और उससे पहले जो है तो ये रिलेटेड। अभी इसके बाद जो है तो हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो टॉपिक है तो वो है क्वांटम नंबर। वो हमारे पास क्या है? शाबाश, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं। तो क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होता है? शाबाश, आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि क्वांटम नंबर जो है क्या होते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है? क्वांटम नंबर के लिए हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, ये सॉल्व हुआ है, और ये हमें गिव मैथमेटिकल इंटीजर्स, यानी क्वांटम नंबर हमें कुछ नंबर देते हैं, और दिस सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू गिव अस एक्सेप्टेबल पिक्चर या कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्वांटम नंबर की क्या होगी कि द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्वांटम नंबर की डेरिवेशन फिर हुई थी, तो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव मैथमेटिकल ये हमें मैथमेटिकल इंटीजर्स देते हैं, तो गिव मैथमेटिकल इंटीजर्स, और ठीक है ना, और फिर दीज इंटीजर्स या मैं सिंपल वर्ड्स में कह दूंगा कि दीज नंबर्स या वैल्यूज गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन about electron is called quantum number। इसको क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी लेट सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे एक सेट पेश करूँ कि n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू पॉजिटिव हाफ, तो ये पूरे नंबर सेट का नंबर है। अगर आप देखें यहाँ पर n की भी कोई वैल्यू है, l m की, ये पूरा जो हमारे पास है तो कुछ वैल्यूज का सेट है। ये देखिए, ये n की वैल्यू, ये l, ये m, और ये जो है तो हमारे पास क्या हुई s। तो ये वैल्यू 1, 0, 1, हाफ, ये हमें क्या मालूमात दे रहे हैं? ये हमें इलेक्ट्रॉन की मालूमात दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसको समझेंगे कि इनकी पूरी जो है तो स्टोरी कैसे है। तो इसमें जो ये पहले n आपको नजर आ रहा है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यहाँ पे जो L आपको नजर आ रहा है ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। M जो है तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और S जो है तो ये स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये आपको सारे क्वांटम नंबर जो है तो डिनोट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो नंबर है वो हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा? तो आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें जो इंफॉर्मेशन देता है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। और ये भी इस तरह भी लिखते हैं कि आल्सो कॉल्ड, छोटा सा पॉइंट हो सकता है कहीं पे आज, इसको प्राइमरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, प्राइमरी क्वांटम नंबर। और तीसरा इंफॉर्मेशन जो है तो प्रेजेंटेड बाय, तो अभी मैंने पहले ही कहा था कि देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर ने जो है तो इसको पेश किया था। ठीक है, श्रोडिंगर ने इसको पेश किया था, और ये अभी हमें जो इन्फो देता है
यानी ये जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यानी n की वैल्यू मुझे क्या इंफॉर्मेशन देती है। मैं यहाँ पे आपको पिक्टोरियल डायग्राम से समझाता हूँ। अगर n हमारे पास 1 है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ n का वैल्यू अगर 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये n की वैल्यू से मुझे इलेक्ट्रॉन का पता चलता है कि वो कौन से शेल में मौजूद है। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्वांटम की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 आ गई, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे तीसरे शेल में मौजूद है। तो इसके पहले पॉइंट्स में, यानी हम इंफॉर्मेशन में सबसे पहले पॉइंट लिख लेंगे कि इट टेल अस अबाउट मेन शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये हमें इलेक्ट्रॉन के मेन शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। इस तरह दूसरा पॉइंट ये हमें क्या बताता है, ये हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। टेल अस अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आप कहेंगे एनर्जी के बारे में कैसे बताते हैं, तो खुद देखें, अगर n की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर n3 होगा तो ये हायर स्टेट है, हायर शेल में, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये इंफॉर्मेशन भी होगी। इस तरह तीसरी इंफॉर्मेशन हमें ये क्या देता है कि ये हमें इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला भी बताती है। तो टेल अस अबाउट डिस्टेंस of electron from nucleus। ये हमें इलेक्ट्रॉन का फासला बताती है न्यूक्लियस से। तो खुद देखें, जब n की वैल्यू 1 होगी तो इलेक्ट्रॉन नियर टू द न्यूक्लियस होगा, लेकिन जब n की वैल्यू 3 होगी तो वो फार फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है। तो ये आपको इसके बारे में भी बता दिया। ठीक है ना। इस तरह इसके बगैर जो है तो हमें ये बताती है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताती है। ठीक है, इस तरह टेल अस अबाउट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल मैंने आपको उस दिन बोर्ड्स में बताया था कि जितना लोअर शेल होता है तो वहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है तो ज़्यादा होती है, इन स्पीड वगैरह। ठीक है, तो ये भी n की वैल्यू से हमें पता चल गया। इस तरह नेक्स्ट हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है, ये हमें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्यों कि अगर n1 की वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन नियर टू द न्यूक्लियस है, तो इसके ऊपर जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी डेफिनेटली वो ज़्यादा लगेगी। लेकिन n3 में जो होगा तो वो तो न्यूक्लियस से दूर है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जनरल जो है तो बातें हैं। इसके अलावा ये हमें किसके बारे में बताती है, शाबाश, ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल के बारे में भी बताते हैं। किस फार्मूले से, 2n² के फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो ये आपके इस तरह एक और पॉइंट भी लिख लें। चलो, ये आपको साइज ऑफ एटम के बारे में भी बताता है, क्योंकि अगर n की वैल्यू कम है तो एटम का साइज छोटा होगा, लेकिन n की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फॉर द न्यूक्लियस है, तो एटम का साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये आपके पास कोई 7-8 पॉइंट्स जो हैं, 7-8-9 पॉइंट्स हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ रिलेटेड है। और ये आप किस तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है जर्नल, अगर आप देखें ना सारे पॉइंट्स को अगर आप ऐड करें तो उसके मुताबिक फिर आप जो है तो फैसला कर सकते हैं। तो ये आपके पास जनरल इंफॉर्मेशन जो सीधा बातें थी वो आपने डिस्कस कर ली। जब आप ये पढ़ लेते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है नंबर, तो हमारे पास आ जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एक हमारे पास आ जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है तो वो हमारे पास कैसे आ जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो फिर वही बात है आपके पास कि ये जो है तो डिनोटेड बाय, चंद पहली बातें याद होनी चाहिए आपको, डिनोटेड बाय, तो इसको हम एल से जाहिर करते हैं। ठीक है, और इसको आल्सो कॉल्ड
तो इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और कहीं कहीं पे एमएम की प्रैक्टिस बुक्स में आपने प्रैक्टिस की भी होगी, इसको सबसाइडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। फिर सबसाइडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर जो है तो इसको कहा जाता है। और फिर वही लास्ट बात कि प्रेजेंटेड बाय, तो ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से ही प्रूफ हुआ था, एल की वैल्यू। ठीक है, जब आप ये पढ़ लें तो इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो है तो ये हमें इन्फो क्या देता है। ये हमें इंफॉर्मेशन किस देता है। तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया और आपको खुद भी पता होगा कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये इसके इर्द गिर्द जो रीजन है उसमें क्या होता है, ये उसमें शेल्स होते हैं। ठीक है, फिर शेल के अंदर एक और ख़ास जगह होती है जिसको हम कहते हैं सब शेल। इसको क्या कहते हैं, सब शेल। और फिर सब शेल के अंदर एक खास जगह होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल या सब शेल भी कह सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन असल में एटम के अंदर शेल में और शेल के अंदर सब शेल में, और सब शेल के अंदर एक खास एरिया है जिसको ऑर्बिटल कहते हैं, उसमें मौजूद होते हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो रीजन है तो ये तो शेल है, तो इलेक्ट्रॉन किस शेल में होता है ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है ये हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का पहला पॉइंट कि इट टेल अस about electron in सब शेल। का कारनामा ये है कि इट आल्सो एक्सप्लेन दी शेप ऑफ सब शेल है। ठीक है, सब शेल कौन कौन से हैं? जनरली हमारे पास S2 होता है, तो इन्होंने कहा कि ये गोल होता है जिसको हम स्फेरिकल बोलते हैं। ठीक है, इस तरह अगर P को आप लें तो ये हमारे पास नॉर्मली तरह का होता है जिसको इन्होंने नाम दिया कि ये डम्बल शेप है। और D के लिए इन्होंने कहा कि हमारे पास ये जो है तो तरह होता है तो जिसको हम कहते हैं डबल डम्बल। ठीक है, डबल डम्बल। और F के लिए शेप के लिए इन्होंने कहा कि उसका शेप तो तरह भी होता है इस तरह की, तो कॉम्प्लेक्स शेप जो है तो देता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इसका शेप है। तो ये को इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है और कौन से सब शेल की किस तरह डायग्राम है उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी। और इसके बाद जब ये सब शेल के बारे में भी बताते हैं, शेप के बारे में, तो इसके अलावा ये L की वैल्यू यानी S के लिए इन्होंने असाइन की है कि L की वैल्यू 0 है। P के लिए इन्होंने असाइन किया कि L की वैल्यू 1, D के लिए इन्होंने असाइन की L की वैल्यू 2 और F के लिए इन्होंने असाइन किया L की वैल्यू 3। ठीक है, ये इनको असाइन की वैल्यूज। और फिर इनके लिए इन्होंने एक ट्रिक बताया कि हर एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। तो यहाँ पे बताए कि इट आल्सो टेल अस अबाउट द accommodation ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। तो सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला इन्होंने पेश किया जो कि था 2L+1। ये आपको ईटा में आ सकता है कि किसी सब शेल यानी किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए तो 2n² पेश किया, लेकिन किसी सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है तो वो 2L+1 पर
जो है तो शेयर किया, यानी अभी एस के लिए अगर आप निकालें तो एस के लिए देखें ना, 2l की वैल्यू क्या होती है 0, सॉरी ये आप इस तरह करेंगे, ये 2 हो गया और इस तरफ फिर ब्रैकेट फिर 2, फिर ये 0 और फिर +1, तो ये हो गया 2 और ये तो 0 और ये 1 रह गया, तो ये 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि S के अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर आप L की वैल्यू पुट करते जाए तो आपके पास सिमिलर जो है तो जवाब यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अभी किसी वैल्यू किसी जो मालूम करना हो L की वैल्यू जो है तो ऑब्टेन हमेशा n से कम होगी, यानी लेट सपोज मैं किसी शेल के अंदर सब शेल की तादाद मालूम करना चाहता हूं तो उसके लिए क्या ट्रिक होगा। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया इट आल्सो एक्सप्लेन द नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, यानी नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, यानी किसी शेल के अंदर सब शेल कितने होते हैं। तो इसके लिए इन्होंने जो ट्रिक को पेश किया तो वो ट्रिक जो था तो वो था L इज इक्वल टू n-1, वो ट्रिक जो था तो n-1, यानी मैं अगर आपको यहाँ पे करूँ तो लेट से मैं अगर कहता हूँ कि मेरे पास K शेल है, ठीक है, तो K शेल है तो K शेल में मेरे पास नंबर ऑफ सब शेल जो होंगे तो वो मतलब कितने होंगे, वो क्या होंगे, कौन सा होगा, ठीक है ना, वो नंबर ऑफ या क्या वैल्यू से निकलेगी। तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो फार्मूला L इज इक्वल टू n-1, तो K के लिए तो n की वैल्यू 1 होती है, पहला शेल है तो 1-1, तो ये कट गया तो 0, और जब भी L की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि इसमें S सब शेल जो है तो ये मौजूद है। इज इट क्लियर। तो 0 से ये वैल्यू निकालें, लेकिन अगर हम इस तरह L के लिए निकालें, L शेल के लिए निकालें तो उसमें क्या होगा, तो L के लिए तो L के लिए दूसरा शेल है तो ये n2 हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1, तो n की वैल्यू मेरे पास 2-1 तो ये 1 हो गई। तो L की वैल्यू जब 1 आती है तो आप इससे पहला वाला भी कंसिडर करें, तो इसका मतलब है L की वैल्यू 1 है तो P है लेकिन इसके साथ 0 भी, पहले आप 1 से पहले वाला फिगर भी कंसिडर करें, तो इसका मतलब है कि दूसरे शेल में S भी है और P भी है। और इस तरह M के लिए जब काम करेंगे तो वो 2 आएगा, तो फिर 2 से पहले 0 और 1 को भी काउंट करें तो फिर वो 3 सब शेल जो है तो निकलते हैं। तो ये हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन हुई, शाबाश किसकी, ये हमारे पास हुई सब शेल में। अभी नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक और जो है तो वो मौजूद है कि हमारे पास किसी स्टैंडिंग वेव, अच्छा वो तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, इस पे जो समझ चुके हैं हाथ उठाएं, शाबाश, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी जो है तो ये पॉइंट थे और आसान है। इन शॉर्ट ट्रिकों में ये आपको हेल्प कहाँ देंगे, आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस बुक उठाएं ना, उनमें आप देखें तो इंशाल्लाह आपको इस तरह आएंगे तो आप उस पर क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हुआ। अगर हम तीसरे की तरफ आते हैं, तीसरा क्वांटम नंबर जो है तो वो हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है तो इसको हम किस तरह, वही बात हुई, एक चंद बातें होती हैं कि डिनोटेड बाय, तो आपको पता है कि ये m से जाहिर होता है, और इसको प्रेजेंटेड बाय तो वही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी श्रोडिंगर की इक्वेशन से ये भी वैल्यू निकली थी। और ये हमें क्या बताता है, ये जो हमें इन्फो देता है, यानी ये जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर की जो इंफॉर्मेशन है तो ये हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल, ये हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल। तो tell us about the number of orbitals in a subshell, ठीक है ना। और फिर इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लें अपने साथ कि m डिपेंड्स अपॉन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो m वैल्यू इन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है m वैल्यू डिपेंड्स, ये थीटा में आ सकता है, एमसीक्यूज पॉइंट है कि m वैल्यू डिपेंड्स अपॉन यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे, यानी L पे डिपेंड करती है, ठीक है। और L पे किस तरह डिपेंड करेगी, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको इसका एक ट्रिक बताऊं तो इसके लिए यहाँ पे लिख लें, इसका यहाँ पे लिख लें ट्रिक कि किस तरह डिपेंड करती है। तो वो ट्रिक इसके लिए क्या होगा कि m इज इक्वल टू n माइनस एल, ठीक है, m इज इक्वल टू n माइनस एल। तो ये ट्रिक इसमें मौजूद है। लेट सपोज चले मैं आपको अप्लाई करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास सेकंड शेल है। तो सेकंड शेल तो आपको पता है कि कौन सा शेल होता है, एल होता है या नहीं। तो अभी इसमें एल के लिए जो है तो हम क्या करेंगे, एल में हमारे पास बुनियादी तौर पे क्या होती हैं, एम की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालते हैं। तो एम इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या हुई, सेकंड शेल है तो n की वैल्यू 2 हुई, तो n की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस l की वैल्यू जो है तो l, उससे पहले हमने ट्रिक में यहाँ पे डिस्कस किया कि सेकंड शेल में कितना निकलता है। ये देखो जवाब 1 आता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1 लिख लूंगा, तो m की वैल्यू 1 आ गई। इज इट क्लियर। और जब m की वैल्यू 1 आ गई तो उसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप m की वैल्यू लेंगे तो वो 1 जो है तो वो माइनस से पॉजिटिव के लिए लेंगे। अभी ये 1 इसके लिए ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि आप माइनस से शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए m की वैल्यू अभी कितने में डिवाइड हो जाएगी, चूँकि 1 है तो यहाँ पे -1 और जाएंगे तो यहाँ पे +1, लेकिन माइनस और +1 के दरमियान 0 भी आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि m की वैल्यू जो है तो वो किस में बढ़ गई, 3 में। तो इसलिए हम कहते हैं कि लेट से हमारे पास P जो सब शेल है वो डिवाइड हो जाता है ये 0 में, क्योंकि यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है और 1 का मतलब है कि ये P की बात कर रहे हैं। तो ये 0, ये -1 और ये +1। तो ये इसका ट्रिक है कि ये कैसे आप यानी 1 आता है तो 1 से फिर 1 में आप, ये ट्रिक है कि जब भी आप मैग्नेटिक वैल्यू की लिए जाएंगे तो आप माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, जो फिगर होगा वही फिगर उसके माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो एक का जो है तो -1 और इसका पॉजिटिव +1, तो इसमें दरमियान 0 भी आएगा। तो ये हमारे पास इनकी ओरिएंटेशंस हैं। इसका मतलब कि P के अंदर 3 ओरिएंटेशंस हैं या P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ये